मित्रों नमस्कार। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो ज़्यादातर भारतीय जातकों की समस्या है। उनका कहना ये है कि कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं। बताते हैं पंडित लोग कि हमारी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन पूरा जीवन हमारा गरीबी और संघर्षों में ही निकल गया और वास्तव में कोई प्रतिफल नहीं निकला। जातकों का तो यहाँ तक कहना है कि भाई क्या है, कुल मिलाकर ये सब पाखंड है। कुंडली के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं और यही वो सच्चाई मानकर मन मसोस के बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में हम कुंडली को उस दृष्टि से देखते ही नहीं हैं जिस दृष्टि से हमें उसका विचार करना चाहिए। और ये बड़े दुख की बात है कि YouTube में भी मैंने यही देखा है कि वह कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति को बताते हैं कि पाराशरी में क्या लिखा है, इस ग्रंथ में क्या लिखा है, उस ग्रंथ में क्या लिखा है। वो वास्तव में नवीन कुल मिलाकर मॉडर्न ज़माने में क्या लागू होता है उसको वो कभी नहीं बताते हैं। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूँगा जिससे आप समझ जाएंगे। कहते हैं कि बृहस्पति का रंग पीला होता है। अब अगर बृहस्पति लग्न पर बैठता है तो व्यक्ति गोरा होता है। तो आप मुझको ये बताइए कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं, क्या उनके किसी भी व्यक्ति के लग्न पर गुरु ना बैठता होगा? वो सब गोरे क्यों नहीं हो जाते? अफ्रीकी मूल के जितने भी लोग हैं, क्या उनके किसी की कुंडली में क्या बृहस्पति नहीं बैठता होगा? तो वो सब गोरे हो जाने चाहिए। ऐसा मेरे भाई नहीं होता। हमें समय काल परिस्थिति को देखना पड़ेगा और उसी के अनुसार कुंडली का विश्लेषण जब हम करेंगे तभी जाकर हम एक एग्जैक्ट एक सही फल बता पाएंगे। मैं अपने सभी वीडियो में वास्तव में जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, मैं कोई संस्कृत, मैं चाहूँ तो आपको संस्कृत के सूत्र बताना शुरू कर दूँ, शायद आपको वो समझ में नहीं आएंगे। मैं फलाने ग्रंथ का उदाहरण लेकर आ जाऊँगा, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको जो समझ में आएगा और आधुनिक जीवन शैली में जो भी आवश्यक है उसी ढंग से हमको कुंडली के फल को प्रिडिक्ट करना चाहिए। तभी वास्तव में हमारा भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। अब मैं आपको कुछ उदाहरण और देकर समझाता हूँ। आगे चल करके हम एक कुंडली लेंगे और उस कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि इसमें इतने प्रकार के राजयोग बनते हैं। कोई भद्र योग बनता है, कभी मालव्य योग बनता है, कभी विपरीत राजयोग बनता है, कभी गजकेसरी योग बनता है। लेकिन वास्तव में क्या उनके परिणाम भी हमको मिल पा रहे हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। मैं आपको और भी कई उदाहरण देकर के ये बातें समझाऊंगा कि वास्तव में ऐसा क्या होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। कुंडली का 12वां भाव विदेश का भाव होता है और आपने सुना होगा कि 6, 8, 12 के घर के स्वामी अगर कहीं बैठ जाएं तो वो निश्चित तौर पर उन भावों का सत्यानाश करते हैं, क्योंकि 12वां भाव निश्चित तौर पर लंबी दूरी की यात्राओं का है, विदेश भाव का है। ये बताइए कि जब पुराना ज़माना था, आज से 500-1000 वर्ष पहले, तो जो भी व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राओं पे चला जाता था वो कभी लौट के वापस नहीं आता था। तो उस समय के हिसाब से उसे दुख और कष्ट का भाव बताया गया है। आज मुझको बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो लंबी दूरी की यात्राओं में विदेश नहीं जाना चाहता है? तो हमको एक समय 12वां भाव दुख का भाव रहा होगा विदेश यात्रा के मामले में, लेकिन क्या आज वो दुख का भाव रह गया है विदेश यात्रा के मामले में? बिल्कुल नहीं रह गया है। तो हमको इसी प्रकार से कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, तभी हम सही ढंग से उसको प्रिडिक्ट कर पाते हैं। मित्रों, मेरा नाम राज है, आपका मेरे लकी एस्ट्रो चैनल में स्वागत है। मैं इसी तरह की व्यवहारिक और प्रैक्टिकली जानकारी ज्योतिष के बारे में आपको देता रहता हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो या लग रहा हो, जो कि मैं अभी आगे भी इसे कंटिन्यू करूंगा, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं 100% उसका जवाब आपको दूंगा और प्रैक्टिकली और व्यवहारिक जवाब आपको दूंगा। चलिए हम अपना वीडियो आगे शुरू करते हैं और बताता हूं कि किस तरह प्रैक्टिकली ढंग से आप कुंडली देख सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए मित्रों। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये मैंने मिथुन लग्न की एक कुंडली ली है। आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि बृहस्पति और शुक्र लग्न में ही बैठे हैं और बृहस्पति और शुक्र लग्न केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं।
ये बहुत बड़ा राजयोग है। लेकिन क्या इतना बड़ा राजयोग होने के बावजूद भी इस जातक ने जीवन में कोई बहुत बड़ी तरक्की हासिल की है? तो वह बिल्कुल नहीं। यह एक सामान्य जातक बनकर रह गया है। उसका कारण आप जानते हैं। वास्तव में कुंडली में विचार करते समय हम केवल लग्न, राशि, ग्रह बस देखते हैं। वास्तव में हम ये नहीं देखते कि इस राशि का स्वभाव क्या है। आप देखते हैं कि ये मिथुन लग्न की तो कुंडली है ही, इसकी राशि भी आप देखें तो चंद्रमा कहाँ बैठा है? कन्या पे। तो वास्तव में इसका जो लग्नेश है, कुल मिला के राशि है वो द्वितीय स्वभाव है, और लग्न भी द्वितीय स्वभाव है और राशि भी द्वितीय स्वभाव है। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर किसी भी व्यक्ति की राशि और लग्न दोनों दो स्वभाव हो जाएं तो वह जीवन भर दोराहे पे खड़ा रहता है और द्वंद्वात्मक स्थिति पे पड़ा रहता है। वो सही समय पर कोई भी सही निर्णय नहीं लेता। उसको लगता है कि ये काम करूँगा तो ये गलत हो जाएगा, और अगर मैंने वो काम शुरू कर दिया तो कहीं ये ना गलत हो जाए। तो इसी तरह के उपापोह में पड़ा रहता। तो कुंडली को देखते समय पहले हमें राशियों का स्वभाव भी देखना चाहिए कि कहीं वो एक ही राशि, मान लीजिए यहाँ पे चर राशि होती, आपकी मेष होती, और कुल मिला के मेष लग्न की यदि ये कुंडली होती और इसकी राशि जो है वो कर्क होती, तो वो चर स्वभाव दोनों हो जाते। ऐसा जातक जो होता है जल्दबाजी में सब काम करता है, जिसके कारण कुंडली मजबूत होने के बावजूद भी वह गलतियां करता है जीवन में बहुत बड़ी, और जीवन भर उसे पछताना पड़ता है। तो हमको सबसे पहले कुंडली में इन चीज़ों को जरूर देखना चाहिए, जिनको वास्तव में हम इग्नोर कर देते हैं या उनको हम देखना ही नहीं चाहते हैं, जिसके कारण से कुंडली में दिक्कत। अब मित्रों, हम कुंडली का दूसरा एंगल देखते हैं जिसको सभी लोग इग्नोर देते हैं। ये मूल कुंडली जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाई है, लग्न कुंडली, ये उसकी चलित कुंडली है। अब देखिए चलित कुंडली में क्या हो रहा है। आपका शुक्र लग्न पर बैठा था, लेकिन वो चलित कुंडली में कहाँ चला गया है? एक घर आगे धन भाव पे चला गया है, कर्क पे चला गया है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि राशि तो उसकी मिथुन ही रहेगी, दृष्टियां भी वही रहेंगी, लेकिन उसका फल बदल जाएगा। वह लग्न का फल ना दे करके अब कहाँ का फल देगा? कुल मिलाकर धन भाव का फल देगा। और यदि हम कुंडली किसी की देखेंगे तो हम तो यही कह देंगे कि अरे शुक्र तो लग्न में बैठा है, वो तो लग्न का ही फल देगा। मिथुन लग्न में तो शुक्र बहुत योगकारी होता है, बुध का परम मित्र होता है, लेकिन वास्तव में वो फल आपको धन भाव का देगा। तो हम चलित कुंडली को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, हम उसको नहीं देखते हैं। हम लग्न कुंडली को सीधे देख करके सब कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से हमारा विश्लेषण गलत होता है। तीसरा, आप इसमें अगर देखें तो शनि आपके धन भाव पर बैठे थे, लेकिन चलित कुंडली में आप देख लीजिए वो तृतीय भाव पर चले गए हैं सूर्य के साथ। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि आपका शनि धन भाव पे था तो ये व्यक्ति जीवन भर धन से अपंग ही बना रहेगा। नहीं, क्योंकि शनि जो है वो तृतीय भाव का फल देंगे और तृतीय भाव पे शनि अच्छे माने जाते हैं। इसी प्रकार इनके 11वें भाव का स्वामी जो मंगल है वो 12वें पे बैठा था लग्न कुंडली में, लेकिन चलित कुंडली में आप देखें तो वो लग्न पे आ गया है 12वें भाव से। तो हम तो यही कहेंगे कि आय का बहुत स्वामी व्यय भाव पर चला गया था तो बुरा था, लेकिन चलित कुंडली में आप देखिए ना वो लग्न का फल देगा। तो जब तक कुल मिला करके हम सही प्रेडिक्शन चलित कुंडली को इग्नोर करेंगे तब तक भी हम सही फल नहीं दे पाएंगे और ना सही ढंग से हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। इसलिए हमको 360 डिग्री पूरा विश्लेषण करना चाहिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह उसी जातक की नवांश कुंडली है जो शुरू में मैंने आपको लग्न कुंडली दिखाई थी। आप देखिए कि 16 प्रकार की कुंडलियां होती हैं 16 वर्ग में, जिसमें D1 आपका लग्न कुंडली कहलाती है। उसके सिवा 15 कुंडलियां और जैसे सप्तमांश, नवमांश, दशमांश बहुत सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्व है वह नवांश कुंडली का है। और नवांश कुंडली को इग्नोर करके अगर हम कुछ भी प्रेडिक्ट करते हैं, याद रखिए वो कभी सही नहीं होगा। आपका कोई ग्रह लग्न कुंडली में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो नवांश कुंडली में नीच का है, याद रखिए कभी आपको फल नहीं मिलने वाला। ये बात मेरी लिख के रख लीजिए। इसी तरह कोई ग्रह अगर लग्न कुंडली में नीच का है लेकिन नवांश में जाकर वो उच्च का है तो 100% आपको सही लाभ देगा। और कोई चीज अगर नवांश में भी वही है और लग्न कुंडली में भी सेम टू सेम वही है तो आप स्टाम्प पेपर में लिख कर ले लीजिए कि वो 100% घटित होगा। जैसा कि मैं आपको इस कुंडली में दिखा रहा हूँ, अगर आप इसकी लग्न कुंडली को देखें तो बृहस्पति और शुक्र दोनों लग्न पर बैठे थे। तो बृहस्पति और शुक्र का क्या थे?
मिथुन लग्न की कुंडली में अगर बृहस्पति और शुक्र दोनों लग्न पर बैठ जाएं तो वो पंचमेश, सप्तमेश, दशमेश और द्वादशेश होते हैं। अब इस कुंडली को आप देख लीजिए, नवमांश कुंडली को, यहाँ पर भी आपके बुध और गुरु साथ में बैठे हैं, और धनु लग्न की कुंडली में भी बुध और गुरु क्या होते हैं, कुल मिलाकर पंचमेश, सप्तमेश, दशमेश और द्वादशेश होते हैं। तो कहने का मतलब कि दोनों जगह एक ही चीज घटित हो रही है। तो यह घटना इस जातक के साथ 100% घटेगी, अर्थात पंचम और सप्तम दोनों एक साथ है तो प्रेम संबंध से ही शादी होगी, और दशम और द्वादशेश का संबंध है, अतः कार्य क्षेत्र अपने मूल स्थान से बहुत दूर जाकर करना पड़ेगा, तभी सफलता प्राप्त होगी। तो इस ढंग से अगर हम प्रेडिक्शन करेंगे तो लाभ है। अगर हम नवमांश, चलित ये सब कुछ इग्नोर कर देंगे तो काम नहीं बनेगा। इसके सिवा एक चीज आप मेरी और याद रखिए कि कोई भी ग्रह फल कब देता है, जब वह अपनी युवावस्था में होता है। अगर आपका ग्रह अंशात्मक स्थिति में 2 या 3 अंश का है, या 28 या 29 अंश के पार है, तब भी वह आपको सही फल नहीं दे पाएगा जीवन में। चौथा, आप एक चीज और याद रखिए कि आपको सही फल तभी मिलेगा जब लग्न, जो जिस भी लग्न की कुंडली है उसमें जो ग्रह योगकारी है, अगर उसकी महादशा आपको मिलती है अपने जीवन काल में, तो 100% आपकी उन्नति है। मान लीजिए उसकी महादशा जब आप 80 साल हो जाएंगे तब आपको मिलेगी, तो निश्चित तौर पर उसका कोई फायदा नहीं मिल पाएगा आपको। भले ही वो कुंडली में बहुत अच्छा दिख रहा है, थोड़ा बहुत उसका प्रभाव आपको भले ही मिल जाए, लेकिन असली लाभ तो उसका तभी मिलेगा जब आपको उसकी महादशा मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का विचार 100% करना चाहिए। केवल लग्न कुंडली को देख के ही सब कुछ प्रिडिक्ट करना मेरी समझ में उचित नहीं। जैसे भी मित्रों, ये फिर मैं आपको लग्न कुंडली दिखा रहा हूँ। अगर आप इस जातक की कुंडली देखें तो इनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी में हुआ है, तो इनकी सूर्य की महादशा चालू हुई। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र योगकारी होता है, लेकिन जब ये 80 वर्ष अपनी उम्र पार कर लेंगे तब जाके इनको शुक्र की महादशा मिलनी है। तो अब शुक्र बैठा तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी महादशा ही इनको नहीं मिलनी है। तो जब महादशा मिलनी नहीं तो एक बड़ा कालखंड होता है शुक्र का 20 साल की, तो वो आपको जीवन में कभी मिलना ही नहीं है। तीसरा, आप एक चीज़ और याद रखिए, कारण कि याद रखिए जो आपकी कैरियर निर्माण की उम्र है 20 साल से 30-35 साल तक, अगर इस दौरान आपको सही दशाएं नहीं मिलती हैं तो याद रखिए ना तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी ना कुछ मिल पाएगा। इसलिए इस प्रकार से अगर आप कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो आपको 100% लाभ होगा। मित्रों, यहाँ से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपके कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर